रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी तो सदियों पहले ये बात कह गए थे, लेकिन हमें समझने में जरा देर हो गई और शायद आज भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। पानी किसे नहीं चाहिए? सबको ही जरूरत है पानी की। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सबको पानी चाहिए। अब जरूरत अगर इतनी है तो मात्रा भी यकीनन ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अफसोस महज 3% पानी हमारे हिस्से में आता है, जिसमें से 1% सिर्फ ऐसा है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है गणित तो आपको समझ आ गया होगा। अब आपको पेयजल को लेकर हम ही नहीं, पूरी दुनिया कहां खड़ी है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, बंसल विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। आज इस एपिसोड में हम पेयजल संकट को लेकर विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कि समस्या कहां है, कमी कहां है और क्या कुछ करने की जरूरत है। इसलिए आपका यह एपिसोड देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह सच आपके जीवन से जुड़ा है। पूरी दुनिया में पानी को लेकर क्या हालात हैं ये तो सभी जानते हैं, लेकिन भारत देश में ये समस्या तब और भी ज्यादा जटिल हो जाती है जबकि देश की बढ़ रही आबादी की रफ्तार बेकाबू हो चुकी हो। सबसे पहले इसी मुद्दे पर तैयार की गई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ताकि आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप आसानी से समझ पाएं। पूरी दुनिया में पानी का संकट है और यकीनन इससे सभी जूझ रहे हैं, लेकिन इस कतार में हम सबसे पहले स्थान पर खड़े हुए हैं, क्योंकि हर दिन बढ़ रही आबादी के साथ हमारी जरूरत में भी इजाफा हो रहा है। हम दुनिया के कुल भूजल का लगभग 24% अकेले इस्तेमाल करते हैं। इस 24% में वो जल भी शामिल है जो इंसानों के उपयोग लायक भी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों की माने तो दुनिया में लगभग 90% बीमारियों का कारण गंदा और दूषित पेयजल है। वहीं बीनीथ द सरफेस शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जल स्रोतों की बढ़ती मांग, भूजल के अत्यधिक दोहन, पर्यावरण और जनसंख्या में बदलाव के चलते पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर फैले जल का केवल 1% पानी मानव की पहुंच में है। इसके साथ ही कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है। 2000 से 2010 के बीच वैश्विक भूजल में 22% की कमी, विश्व के कुल भूजल का 24% भारत में इस्तेमाल, देश के 40% से अधिक क्षेत्रों में सूखे का संकट, 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। देश में अशुद्ध जल पीने से 2 लाख लोगों की मौत, 9.70 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। ग्रामीण इलाकों में 70% लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर। 2030 तक देश में पानी की मांग 2 गुनी। सूखे से 20 साल में 3 लाख किसान आत्महत्या के मामले। सिक्किम के 99% घरों में नलों से जलापूर्ति। गुजरात में 75% लोगों को पाइपलाइन से जलापूर्ति। स्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं, जिन पर अगर समय रहते विचार नहीं किया गया तो भयावह परिणाम भुगतने होंगे। वनों की अंधाधुंध कटाई, नदियों में चल रहा उत्खनन, भूजल का असीमित उपयोग, वर्षा के जल को सहेज न पाने के साथ ही उपलब्धता होने पर जल का दुरुपयोग इस समस्या के प्रमुख कारण हैं। इस गंभीर चुनौती को लेकर पूरी दुनिया के तमाम पर्यावरणविद लगातार काम कर रहे हैं। इस विषय को लेकर वो क्या कहते हैं, सुनिएगा। आने वाले वर्षों में भारत में बहुत विस्फोटक स्थिति होगी, मेरा जहाँ तक मानना है। इतना जल प्रदूषण बढ़ रहा है देश में, अनियंत्रित जो इंडस्ट्रीज़ का एफ्लुएंट्स नदियों में जा रहा है या दूसरे वाटर रिजर्वायर्स में जा रहा है, उससे ये सीपेज होकर के नीचे जा रहे हैं जो जितने भी पोल्यूटेंट्स प्रदूषक हैं, और आगे चल कर के ये अपने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पीने के लिए शुद्ध पानी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें विश्व के सभी देशों को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ेगी। पेयजल को लेकर मध्य प्रदेश की हालत भी काफी खराब है, जबकि पानी के प्रचुर प्राकृतिक साधन यहां उपलब्ध हैं। जल स्रोतों के रूप में प्राचीन तालाब, कुएं, बावड़ी से लेकर मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से बनवाए जा रहे चेक डैम, तालाब, कुएं भी इसमें शामिल हैं, जिसमें से अधिकांश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
इसके अलावा भूगर्भीय जल का इस्तेमाल करने के लिए हैंडपंप का उपयोग किया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता की प्यास बुझाने में अहम भूमिका निभाता है। 2017 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए शासकीय प्रतिवेदन के हिसाब से देखें तो आंकड़े कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। कुल हैंडपंप 5,36,176 हैं। वहीं इसमें से जो चालू हैंडपंप हैं वो 5,12,017 हैं। जल स्तर की कमी से 24,159 हैंडपंप बंद हैं। इनमें से असुधार योग्य जो बंद हैंडपंप हैं वो 2,989 बताए गए हैं और सुधार योग्य जो हैंडपंप बंद हैं वो 3,933 बताए गए हैं। जल स्तर की कमी से 24,159 हैंडपंप पूरी तरह से बंद हैं। तो ये वो आंकड़े थे जो पेयजल की स्थिति को मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में दर्शाते हैं। वहीं भूगर्भीय जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जो काफी चिंता का विषय है, क्योंकि देश के ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश जनता जल के लिए इन्हीं स्रोतों पर निर्भर है। इसका कारण भी हमने जानने की कोशिश की और विशेषज्ञ से बात की। सुनिएगा वो क्या कहते हैं। कि हमने जल प्रबंधन, भूजल प्रबंधन के बारे में जितना मुझे ध्यान देना चाहिए था, जिस प्रकार को समाज को ध्यान देना चाहिए, तो निश्चित रूप से उतना हुआ नहीं है। निश्चित रूप से हमारी जनसंख्या बढ़ी है, हमारे भूमिगत जल की उपलब्धता जितनी है उस हिसाब से हमारी जो मांग है उसमें कई गुना वृद्धि हुई है। जब कई गुना वृद्धि हुई है, अब भूमिगत जल जितना हर वर्ष मिलता हमें उतना ही मिल रहा है, तो इसके लिए निश्चित रूप से हमें गिरते भूजल स्तर के लिए प्रबंधन के बारे में सोचना ही होगा। कि जो हमारे जल संस्कृति थी, जल संस्कृति की परंपरा थी, जल संरक्षण की परंपरा थी, पुनः उस पर हमें लौटना होगा। हमें जल संरक्षण के स्थानों को चिन्हित करके वहाँ निश्चित एक वैज्ञानिक संरचना बनाकर पानी को रोकना होगा, और यह पानी जब रुकेगा तभी हमारा भूजल स्तर जो गिर रहा है उसमें कमी आएगी। इसके अलावा हम यहां पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाना चाहेंगे। बुंदेलखंड सूखाग्रस्त क्षेत्र में गिना जाता है, जिस कारण तत्कालीन राजाओं ने कुएं, बावड़ी, तालाबों के साथ ही बेहतरीन कैनाल सिस्टम उस दौर में विकसित किया था। लेकिन थोड़े से लालच में लोगों ने क्या किया और उसके परिणाम क्या हुए, इसकी बानगी आप इस तस्वीर को देखकर अच्छे से समझ पाएंगे। नदी से ओवरफ्लो हुआ पानी नहर के सहारे पठा के तालाब को भरता है। इसके भरने के बाद ओवरफ्लो हुआ पानी नहर द्वारा टीकमगढ़ के महेंद्र सागर तालाब को भरने का काम करता है। इस तालाब से भी फीडर निकलते हैं जो शहर में स्थित वृंदावन तालाब को भरने के साथ ही महाराजपुरा, बौरी, हनुमान सागर के तालाब को भरने का काम करते हैं। और इन सभी तालाबों के भरने के बाद ओवरफ्लो होने वाला पानी जामनी नदी में जाकर मिल जाता है। तो ये हुआ एक सुनियोजित सिस्टम, लेकिन अतिक्रमण कर पठा से टीकमगढ़ आने वाली नहर को ही खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद महेंद्र सागर तालाब गर्मी के मौसम में पूरी तरह सूखना शुरू हो गया और पानी के लिए इस तालाब पर निर्भर अन्य तालाबों की स्थिति का अंदाजा तो आप बखूबी लगा सकते हैं। हालांकि समय रहते इस गलती को सुधार लिया गया है। अधिकांश जल स्रोत खत्म होने की कगार पर हैं। कुएं, बावड़ी सूख चुके हैं या फिर कचरे से भरे हुए हैं। नदियां अवैध उत्खनन की भेंट चढ़ रही हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हर साल लगभग 2 से 3 महीने अधिकांश क्षेत्रों में, वहीं कुछ क्षेत्रों में पूरे साल पीने के पानी को लेकर युद्ध जैसे हालात नजर आते हैं। पिछले साल का थोड़ा सा जिक्र हम यहां करना चाहेंगे कि लोग आखिर कैसे संघर्ष से जूझ रहे थे। अब हम जो तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं वो बालाघाट के ग्राम घंगरिया की है, जहां लोग सूख चुकी नदी में गड्ढा खोदकर बूंद बूंद पानी सहेजने को मजबूर है। ये हर समझ का चाहिए। नल लगे तो नहीं हमारे यहाँ। आपके नल नहीं लगे? नहीं लगे। क्यों? पता नहीं, अब लिख के ले गए, लाइक नहीं लगे। तो हेडपम्प वगैरह आप लोगों क्या सुविधा नहीं है क्या? है, लेकिन बहुत दूर हो जाता है, उससे दूर वो है उधर से। ये तस्वीर तो पिछले साल की है, लेकिन भयावह तस्वीर है। इसने शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि लोग कैसे पानी को सहेज रहे हैं, कैसे परेशान होते हैं एक एक बूंद पानी के लिए। वहीं सीहोर की महिलाओं ने भी पानी के लिए कितना संघर्ष किया है, ये उनकी ही जबानी सुन लेते हैं। बेटा हमारा गांव में से भी आ रहा, झिरियान से भी आ रहा, बहुत परेशानी। कहीं का ने दिया, कहीं का ने नहीं दिया जी। बोर पे से भगा दें, ये समस्या चल रही है। क्या करे, दूसरा का बोर गंदा भी पीना हमारा, यो बात हो रही जी। अब क्या करे, हमारा तो 8-10-20 साल का मकान बंधा हुआ, कोई अभी नया नहीं बंधा है। कब का करते हैं, पीते हैं, गंदे हो, क्या करें, सब काम खर्चा डेली आप लोग यहाँ? हाँ, यहाँ से ले जाते डेली। कितने बार ले जाते? 2 बार? 3-4 वक्त ले जाते हम। हमारे पूर्ति नहीं पड़ती पानी में, और कहा कुछ भी नहीं है, बस पानी की परेशानी है ज्यादा। पानी को लाइट की, और लाइट भी नहीं है हमारे, तो बल्ब भी नहीं है, और रास्ता भी नहीं है किधर से।
जो पड़े ये कीचड़ वाला यही फिर तो बारिश का ऊपर का पानी पीते हैं, कहीं जाते ही नहीं हम। तो आपने सुना कि महिलाएं किस तरह से परेशान हो रही हैं। पीने के पानी के लिए बूंद बूंद मोहताज हैं ये लोग। बुंदेलखंड पानी की कमी से जूझने वाले इलाकों में सबसे पहले स्थान पर आता है। अगली तस्वीर हम आपको वहीं से दिखाते हैं, देखिएगा। जो नज़ारा इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो छतरपुर जिले के पटापुर गांव का है, जहां गांव के लोगों को पानी लाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है। गर्मी का समय आते ही गांव में जल स्रोत सूख जाते हैं और सुबह होते ही गांव के लोग बर्तन लेकर निकल पड़ते हैं पहाड़ियों के बीच स्थित प्राकृतिक झरने से पानी लाने के लिए। झरने तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर सफर करना होता है। पास ही गहरी खाई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जरा सी चूक हुई तो खाई में गिरना तय है। ये बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये बात थी उन इलाकों की जो गर्मी के मौसम में 2 से 3 महीने की पानी की कमी से जूझते हैं। लेकिन अब हम आपको उन इलाकों तक भी ले चलते हैं जहां पूरे साल पानी की कमी होती है। दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक का गीदन गांव सूखे की चपेट में है। हमारे सहयोगी मनीष सोनी ने हमें रिपोर्ट भेजी है। हालात क्या हैं, इसके लिए हम आपको कुछ ग्राफिक्स सबसे पहले दिखाना चाहेंगे और वो डेटा आपके सामने रखना चाहेंगे। दमोह जिले के बटियागढ़ में गीदन गाँव है। इस गाँव की जो कुल आबादी है वो 400 है। इस गाँव में 80 आदिवासी परिवार निवास करते हैं। गांव में पानी की जो समस्या वो विकराल रूप धारण कर चुकी है। भूमिगत जल स्तर जो है पूरे गांव का वो 1000 फीट से भी ज्यादा नीचे जा चुका है। इस पूरे गांव में एक भी कुआं नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें बोरवेल्स की तो बोरवेल्स तो हैं लेकिन पानी नहीं है। एक हैंडपंप जो है वो दिन में 20 से 30 लीटर पानी देता है। नल जल योजना के तहत ये बोर कराया गया था लेकिन 830 फीट गहराई पर भी पानी नहीं निकला। मजबूरन आदिवासियों को 2 किलोमीटर दूर जाकर पैदल जाकर पानी लाना होता था। वहीं आदिवासियों की इस समस्या को देखते हुए एक युवक ने यहां पर टैंकर पहुंचाने की व्यवस्था बनाई। हमने इस क्षेत्र के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, क्या कुछ उनको परेशानियां हैं, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। पानी की बहुत समस्या है, बहुत दूर पानी है, नाला अकेले नहीं जा सकती है। 2 टैंकर 3 नहीं आती है कि से सोट जा नहीं बचा सो। इतनी समस्या है बहुत बेजा, पानी की बहुत बेजा समस्या। हैंडपंप नहीं है यहाँ? कछु नहीं है, इतने कछु हो रहा हुआ। नहाने के लिए कहाँ जाते आप लोग? नहाने के लिए नरवा जाते, घाटी है बहुत ऊंची उते जाते। कितने किलोमीटर होगी? बात को हमें किलोमीटर आ उते जरा टैंकर नया है तो हम प्यासन मार गए। कितने टैंकर रोज आता है क्या? रोज कितने टैंकर? 3 टैंकर पानी लगा। पानी की यहाँ बहुत समस्या है, नाला है दूर, वहाँ पानी हो जाते हैं। टैंकर आती है तो पीने को नहीं पूछता है पानी तो यहाँ से 4-5 साल हो गए जब से दे रहा है। कितने टैंकर पानी आता है रोज? रोज 2-3 टैंकर पानी आता है। तो आपने सुना कि लोग किस तरह से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ अपने खर्चे पर इस गांव तक एक युवक पानी पहुंचा रहा है लगातार। उसका नाम है नरेंद्र कटारे, जो पेशे से किसान हैं और ठेकेदारी भी करते हैं। जब हमने नरेंद्र से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर आने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन नरेंद्र की जो काम है जो वो कर रहे हैं वो मानवता की एक नज़ीर पेश करता है। बंसल न्यूज़ उनकी इस सकारात्मक पहल को सलाम करता है। इस पूरे हालातों के लिए कोई एक इंसान, एक समुदाय, एक देश, एक प्रदेश, एक देश उत्तरदायी नहीं है। ये पूरी दुनिया में मौजूद इंसानों की लापरवाहियों का नतीजा है, जिसे पूरी मानव जाति के साथ ही वो जीव जंतु भी भुगत रहे हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं। इंसानी दखल का एक छोटा सा नमूना हम आपको दिखाने जा रहे हैं ताकि आप भी समझ सकें कि भरे पूरे पारिस्थितिक तंत्र को कैसे तबाह कर दिया जाता है। करेरा से हमारे साथी नरेंद्र तिवारी ने ये रिपोर्ट हमको भेजनी है जो आपको देखनी चाहिए। करेरा की दिहाइला झील प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर है, लेकिन जो नजारा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें ना तो झील नजर आ रही है और ना ही प्रवासी पक्षी। मन में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर फिर झील कहां गायब हो गई। तो आपको बता दें कि जो हरे भरे खेत आपको नजर आ रहे हैं यही झील है, बस इसमें पानी नहीं है। झील निजी जमीन पर बनी हुई है जिसके पानी का इस्तेमाल किसान सिंचाई में करते हैं।
जैसे जैसे झील का दायरा सिमटता गया वैसे वैसे यहां आने वाले पक्षियों की तादाद भी घटती गई, जबकि पहले लाखों की संख्या में यहां पक्षी पहुंचते थे, जिसमें साइबेरियन पक्षी पिनटेल की संख्या काफी अधिक होती थी। पक्षियों की संख्या घटने के कारण यहां आने वाले पर्यटकों का भी इस जगह से मोह भंग हुआ है। झील के विलुप्त होने के साथ ही पक्षियों के शिकार की बात भी स्थानीय निवासी करते हैं। स्थिति इसके बारे में अब जे क्या है, वो उधर पानी ज्यादा था, उस टाइम पे पक्षी ज्यादा आते थे, और आज क्या है पानी कम है, सब वो नहीं आते पक्षी बस। कब आते थे पक्षी ज्यादा? 4 साल 5 साल पहले। कितने पक्षी आते होंगे? बहुत से आते थे, रात में आते थे, कुछ दिन में भी आ जाते थे। तो पक्षियों को देखने के लिए बाहर से भी लोग आते बाहर के बहुत सी लोग गाड़ी आती थी। अब कम आती हैं गाड़ी, मतलब पक्षी नहीं है सो कम आते हैं बस। करते हैं ना कछुआ, वहाँ पर फसल में पानी देते हैं नीचे, तो हमारी नीचे फसल इसी से होती है। अच्छा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर वन विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बारिश का कम होना, असमय जो वर्षा हुई और कम बारिश हुई, उसके अलावा कुछ बहुत भौगोलिक परिस्थितियाँ, पक्षियों की हैबिट्स और उनको समय दूरी के अनुसार मिलने वाला अन्य स्थान, इन सब कारणों से संख्याओं में परिवर्तन होता है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी तक शिकार के संबंधित कोई सूचना ऐसी नहीं आई है। आज भी हमने अब लोगों को जागरूक किया, बताया कि अगर कोई शिकार संबंधी कोई बात है, हमारे कैंप दल और हमारे जो सुरक्षा श्रमिक उसकी लगातार सतत निगरानी कर रहे हैं। शिकायत से संबंधित कोई घटना आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाती है, रोकने का प्रयास करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर ये भौगोलिक परिस्थितियां कैसे बदली। क्या इन स्थितियों के लिए इंसानी दखल बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है? क्या इस पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव के गंभीर नतीजे हमें आने वाले वक्त में नहीं भुगतने होंगे? पानी बुनियादी जरूरतों के अंतर्गत आता है, इसलिए देश की सरकारों ने समय समय पर लोगों की इस जरूरत को पूरा करने का प्रयास जरूर किया, जो आज भी लगातार जारी है। इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय शुरू हुआ यह मिशन आज की मोदी सरकार के दौर में भी जारी है। सरकार तो बदलती रही लेकिन हालात नहीं सुधरे, बल्कि कहें तो और भी बदतर होते गए। आइए फिलहाल नजर डाल लेते हैं इसी से संबंधित कुछ आंकड़ों पर। 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत की गई। नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन किया गया। मिशन पूरी तरह से असफल साबित हुआ। 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह योजना भी पहले की तरह असफल रही। 2012 में मध्य प्रदेश में जल बोर्ड का गठन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जल आपूर्ति का बीड़ा उठाया। केंद्र सरकार ने 2017 में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता योजना शुरू की। योजना में 2020 तक 28,000 बस्तियों को साफ पानी देने का लक्ष्य। 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। पेयजल आपूर्ति वृद्धि दर 2017-18 में 12% से बढ़कर 17% हुई। 2018 से भूजल प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना लागू। योजना की कुल लागत 6,000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश जलाधिकार अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य बनने की तैयारी में। मध्य प्रदेश करेगा केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट की जमीन तैयार। केंद्र सरकार का 2024 तक सभी को नल से जल पिलाने का संकल्प। इसके साथ ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना द्वारा हर घर में नल, हर नल में जल के नारे को साकार किया जाना तय किया गया है, जो इस योजना का लक्ष्य कथन भी है। तो ये थी रिपोर्ट उन सरकारी प्रयासों की जो किए जा रहे हैं। बावजूद इसके तमाम तरह के आरोप जैसे भ्रष्टाचार, लापरवाही की बात इन योजनाओं में लोगों के द्वारा कही जाती है। कुछ संस्थाओं द्वारा समय समय पर अनेक योजनाओं में भ्रष्टाचार से संबंधित आंकड़े भी जारी किए जाते हैं। इनमें से बहुत सारे आरोप सही भी है, लेकिन अगर हम कहें कि पूरी स्थिति के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है तो ये पूरा सच नहीं हो सकता। इस लापरवाही और भ्रष्टाचार में बहुत बड़ा हाथ आपका और हमारा भी है, जिसके बारे में हम आपको करेरा और टीकमगढ़ की रिपोर्ट के माध्यम से बता चुके हैं। तो सवाल यही उठता है कि कमी कहां है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब इस कहानी में छुपा हुआ है जो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, जहां इंसानी कोशिशों ने वो नजीर पेश की है जो आज तक आपने सिर्फ किताबों में पढ़ी होगी। तो सुनिए राजगढ़ जिले की वो कहानी जो आपकी सोच बदल कर रख देगी।
मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है और इसी सीमा के रास्ते बढ़ता चला आ रहा था रेत का समंदर, राजगढ़ जिले की हरियाली निगल जाने को। लेकिन कुछ इंसानी कोशिशों ने इस बदरंग हो चुकी तस्वीर में रंग भरने शुरू किए और आज ये तस्वीर और इलाका हरे भरे जंगलों से लबरेज नजर आता है। आम लोगों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की सजगता, कठिन परिश्रम, मजबूत इरादों और योजना के सही क्रियान्वयन का ये जीता जागता नमूना है, जो जमीन बंजर होने के बाद रेगिस्तान बनने की दहलीज पर खड़ी थी। उसके कदम वापस लौट पड़े, भरे पूरे तालाब, फसलों से लहलहाते खेत और शान से लहरा रहे जंगल के उन पेड़ों की ओर जो एक दौर में इस नक्शे पर थे ही नहीं। लेकिन ये एक दिन का प्रयास नहीं है, बल्कि 13 वर्षों से चली आ रही कड़ी तपस्या का परिणाम है। इस समय में यहाँ 100 से अधिक तालाब खोदे जा चुके हैं। 2 बड़े बांधों के साथ ही 100 से अधिक मध्यम और लघु बांधों से सिंचाई का रकबा 1 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। 2010 में जितने भाग पर खेती होती थी, अब उससे दुगने भाग पर खेती हो रही है। इतनी बड़ी योजना को स्वरूप प्रदान करने की शुरुआत की तत्कालीन डीएफओ HC गुप्ता ने और मिशन डेजर्ट शुरू किया। मिशन डेजर्ट में प्रमुख किरदार निभाने वाले GS राठौर ये कहानी कुछ इस तरह सुनाते हैं। मिशन डेजर्ट का जो प्रोग्राम 2007-8 से हमने शुरू किया था और इसके पीछे मकसद ये था कि जो हमारा राजगढ़ का वन विहीन क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है, जहाँ नाम मात्र की हरियाली भी नहीं थी, ऐसे क्षेत्रों को विकसित किया जाए। और इसके लिए हम लोगों ने हमारे तत्कालीन DFO श्री गुप्ता HC गुप्ता साहब के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीण समितियों को, स्थानीय लोगों को उनका सहयोग लेते हुए हमने विकेंद्रीकृत रोपनियाँ तैयार करवाई। नालाझीरी ग्राम वन समिति थी, वो 300 हेक्टेयर की पहाड़ी ग्रामीणों ने को प्रेरित किया और उन्होंने अपने प्रयास से उसकी सुरक्षा की और उन्होंने अपना नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति गांव का जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाएगा। तो कुल मिला के ग्राम वन समितियाँ जो वन विभाग में जन सहभागिता के माध्यम से हमने स्थापित की थी, उनको एक्टिवेट किया, मोटिवेट करते हुए व्यापक स्तर पे वृक्षारोपण किया और उसके बेहतर परिणाम सामने आए। वर्ष 2010 के पहले राजगढ़ जिले की सिंचाई क्षमता लगभग 6000 हेक्टेयर थी। विगत 10 साल में हम जल संसाधन विभाग द्वारा छोटे तालाबों का निर्माण किया गया, जिससे सिंचाई क्षमता बढ़कर 50,000 हेक्टेयर हुई। उसके बाद जिले के लिए सबसे महत्वपूर्ण मोहनपुरा और कुंडलिया बांध का निर्माण किया गया, जिनमें लगभग 600 MCM के रिजर्वायर बनाए गए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण, भारत में सबसे पहली बार उन बांधों से सिंचाई के लिए प्रेशराइज इरिगेशन प्रणाली पद्धति का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें बांधों से जल को उद्वहन कर भूमिगत पाइपलाइन बिछाकर कृषकों के खेत तक 1 हेक्टेयर भूमि तक हम जल को पहुंचा रहे हैं। उसकी प्रथम कड़ी में हमने 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में राजगढ़ जिले के सबसे सूखे क्षेत्र कालीपीठ क्षेत्र में 25,600 हेक्टेयर क्षेत्र में इस वर्ष सिंचाई शुरू की है, जिसमें 168 ग्रामों में सिंचाई की जा रही है और कृषकों को लाभ दिया जा रहा है। अगले वर्ष हम 1 लाख हेक्टेयर तक पूरा पूर्ण करेंगे और उसके अगले वर्ष जून 22 तक हम मोहनपुरा कुंडलिया में संपूर्ण संग्रहित जल को उपयोग कर 2,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाइपलाइन से पूरे जिले के कृषकों को खेत तक पानी पहुंचाने के लिए संकल्पित है। ये कहानी बताती है कि इंसानी कोशिशों के आगे दुनिया की हर चुनौती छोटी है, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ खुद को पहचान कर रास्ते पर कदम बढ़ाने की। इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको वर्तमान में दुनिया, देश के साथ ही प्रदेश में पेयजल की स्थिति को लेकर वाकिफ कराया। हमने आपको यह भी बताया कि हम चूक कहां कर रहे हैं, ये परिस्थितियां कैसे बन रही हैं, सुधार की जरूरत कहां है, सरकार कितना प्रयास कर रही है और कुछ छोटे छोटे सामूहिक प्रयासों से किस तरह एक बदरंग तस्वीर में रंग भरा जा सकता है। जल संरक्षण सिर्फ सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो अपने दैनिक जीवन में पानी उपयोग करता है। सरकार स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अगर जल ही नहीं होगा तो शुद्ध अशुद्ध की बात गौड़ हो जाती है। आपको याद रखना चाहिए कि जल है तो कल है, ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि जीवन का आधार और आने वाले कल के लिए चुनौती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।